Dear students and my dear childs, आप सबों को इस क्लास में फिर से स्वागत है। बच्चों, मैंने सुबह में आप लोगों को पढ़ाने का काम किया था नियोजन अर्थात प्लानिंग, अवधारणा और उसके महत्व यानी कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। अभी हम आप लोगों के बीच में कुछ बातें जो छूट गई थी वो आप लोगों के बीच में मैं अभी रखना चाह रहा हूं। उम्मीद है आप लोग अपने अपने ढंग से तैयार होकर के आए होंगे, और अगर तैयार नहीं होकर बैठे हैं तो आप लोग कलम कॉपी लेकर के बैठिए, उसको नोट डाउन करने का काम कीजिए। नियोजन के प्रमुख लक्षण अथवा प्रकृति निम्नलिखित हैं और इसका कई प्रकार से हम लोगों ने विश्लेषण किया, अनेकों परिभाषाओं से परिभाषित हुए, किंतु नियोजन के लक्षण और प्रकृति को अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्लानिंग फोकस ऑन अचीव ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और प्रबंधकीय नियोजन निर्धारित लक्ष्यों का ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर समन्वित प्रक्रियाओं के ढांचे की प्राप्ति करना चाहता है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन संस्थापक है। प्लानिंग इज प्रीवियस, यानी नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्रबंध के अन्य कार्य संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण नियोजन पर भी या नियोजन पर ही आधारित या आश्रित होते हैं। बिना नियोजन के ना तो संगठन ही किया जा सकता है और ना ही नियुक्ति की जा सकती है। निर्देश भी योजना के अनुसार ही दिया जाता है। इनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की वास्तविकता से तुलना की जाती है। नियोजन सर्वव्यापक है। प्लानिंग इज परवेसिव। नियोजन की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि यह सर्वव्यापी है। नियोजन की आवश्यकता एक उपक्रम में प्रत्येक स्तर पर होती है, या इसको हर एक स्तर पर बोल सकते हैं।
नियोजन कार्य केवल सर्वोच्च प्रबंधक का ही उत्तरदायी नहीं, बल्कि मध्य प्रबंधक और निम्न प्रबंधक माने मिडिल और लोअर दोनों प्रकार की मैनेजमेंट रहता है। छोटे से छोटे प्रबंध से लेकर बड़े से बड़े प्रबंध तक यह काम करता है। इस प्रकार नियोजन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और इसको आप सर्वव्यापक भी बोल सकते हैं। नियोजन एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है, यह हमेशा चलती रहती है और प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि निरंतर चालू रहता है। योजना बनाने की आवश्यकता केवल व्यवसाय की स्थापना के समय ही नहीं, बल्कि सदैव बनी रहती है। कभी समाप्त न होने वाली यह प्रक्रिया एक योजना के बाद दूसरे योजना और दूसरे के बाद तीसरी योजना और चौथी योजना बनाने तक लागू रहती है। जब तक व्यवसाय चलता रहेगा उसमें योजनाएं बनती रहेंगी और बनाई जाती रहेंगी। बिना योजना बनाए, मैंने पहले भी बताया है कि व्यवसाय संभव नहीं है। नियोजन भविष्यवादी होता है, यानी प्लानिंग इज नियोजन भविष्यवादी, मतलब यह भविष्य की बातों को या जब भविष्य में आने वाले दिनों में जो घटनाएं व्यवसाय या व्यापार में घटित हो सकती हैं या होने वाली हैं, या जो परिवर्तन उसमें नजर आ रहा है या जो परिवर्तन होने वाला है, इन तमाम बातों की जानकारियां नियोजन समय से पहले देने का कार्य करता है। इसी को भविष्यवादी कहा गया। नियोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य पूर्वानुमान लगाना भी है। पूर्वानुमान व्यावसायिक नियोजन का एक आधार है। यह भविष्य की जोखिम को स्पष्ट करने, उपक्रम को इनका सामना करने के लिए सावधान पहले ही कर देता है। नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है एवं वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चुनाव यह करता है। योजनाकार अपने उद्देश्यों की व्याख्या करके उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के तरीकों में से किसी एक तरीके का चुनाव करते हैं जो श्रेष्ठतम होता है। कम से कम लागत व श्रम के द्वारा अधिकतम कार्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है या करा सकता है संगठन या व्यवसाय को। चुनाव का यह निर्णय नियोजन की मुख्य विशेषता होती है और किसी भी उपक्रम की सफलता बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है या इस बात पर निर्भर करती है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास या बौद्धिक क्रिया है, अर्थात प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नियोजन निर्णय लेने से संबंधित है। वास्तव में निर्णय लेना और चयन करना नियोजन के लिए इतने आवश्यक हैं कि विभिन्न विकल्प खोजे बिना नियोजन संबंधी समस्याएं पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसमें निर्णय कहाँ और कैसे लिए जाए और उचित प्रकार से विकसित विषय लेसित
एवं मूल्यांकित विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। इसमें उद्देश्यों व तथ्यों को ध्यान में रखकर क्रिया को नियोजित किया जाता है। कार्य करने से पूर्व अनुमानों, सैद्धांतिक रूप से कार्यों की व्यवस्थित ढंग से करने, कार्य करने से पहले उस पर विचार करने और अनुमानों की जगह तथ्यों को प्रकाश में लाने का एक प्रकार का मानसिक चिंतन भी है। तो आपने यहां देखा कि ये नियोजन के प्रमुख लक्षण हैं और इसको प्रकृति भी आप बोल सकते हैं और यह कारक भी हैं। नियोजन का उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर कई प्रकार का महत्व और लाभ भी होता है। इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, यानी उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसके कई प्रकार के लाभ और कई प्रकार के महत्व हैं जो आवश्यक हैं और अवश्य हैं। बिना नियोजन के किया गया कार्य तुक्के के समान होता है, जिसमें केवल भ्रम, संदेह एवं अव्यवस्था ही उत्पन्न होगी। इसलिए व्यवसाय में नियोजन का निम्नलिखित कारणों से महत्व स्पष्ट होता है। जैसे भावी परिवर्तनों का सामना करने के लिए। दूसरा है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होने के लिए, हेल्प्स इन अचीव ऑब्जेक्टिव्स, समन्वय में सहायता प्रदान करने के लिए, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सहायता प्रदान करने के लिए, मितव्ययी संचालन में सहायक होने का लिए, इट सिक्योर इकोनॉमी इन ऑपरेशन, प्रभावी नियंत्रण संभव होना, इफेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल, प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि किया जाना या इनके द्वारा वृद्धि कराना, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, संगठन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाना, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, साधनों का कुशलतम उपयोग, या इसको आप संसाधनों के भी बोल सकते हैं कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग में लाया जाना या किया जाना, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि होना, इंप्रूवमेंट इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉई, और आखिरी में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना, यानी एडवांटेजेस ऑफ या एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। तो हम टोटल बातों के आधार पर हम यह समझते हैं कि नियोजन आफ्टर ऑल एक उपक्रम के सफलतापूर्वक कार्यों को आधारशिला है। कार्यों को नहीं बल्कि कार्यों की आधारशिला है, स्तंभ है, नींव है, फाउंडेशन है। और अगर नींव ज्यादा मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी उतनी ही मजबूत होगी।
अगर नींव या फाउंडेशन अगर कमजोर होगा तो सारा बिल्डिंग कमजोर होगा। तो ये तमाम बातें आज आपके सामने में रखी गई हैं। आप इन तमाम बातों को देखें, इनकी नियोजन की सीमाएं और कठिनाइयां भी हैं। निश्चित रूप से कुछ अच्छाई होती है किसी बात में तो उसकी कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ उनकी कठिनाइयां भी होती हैं, उनके कुछ दोष भी होते हैं। अभी हम लोगों ने इससे पहले विशेषता पढ़ी, उसकी प्रकृति पढ़ी और उसके लाभ और महत्व पढ़े। नियोजन की सीमाएं, कठिनाइयां या दोष भी हुआ करते हैं। जैसे नियोजन दृढ़ता को पैदा करती है, यानी प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडनेस को पैदा करती है। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं होता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। परिवर्तनशीलता यानी जहां परिवर्तन होने का संभावना हो या परिवर्तित जिस जगह को किया जाए या स्थान को किया जाए या कार्य को किया जाए तो वहां नियोजन पूर्ण रूप में प्रभावी नहीं होती है। नियोजन रचनात्मक क्रियाओं को कम करता है और व्यक्तिगत रुचि को बढ़ावा देने का कार्य करता है। नियोजन की अधिक लागत यह एक महंगी प्रक्रिया है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट्स और ए कॉस्टली प्रोसेस। नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है या लगाया जाता है। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये सारी बातों को आप लिखते चले जाएंगे अपने फेयर कॉपी में। इसको पढ़ना होगा, आपको याद करना होगा। ये पॉइंट्स है किस चीज का, नियोजन का, कि इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी लिमिटेशन, डिफिकल्टीज और क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग, यही है। नियोजन कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करता है, मे बी एंड नॉट मे बी में रखता है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं देता। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नियोजन की उपरोक्त सीमाओं का अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नियोजन अनावश्यक है, समय की बर्बादी है अथवा विलासिता है, जिसे केवल बड़ी संस्थाएं ही सहन कर सकती हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। यह प्रबंध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रश्न यह नहीं कि योजनाएं बनाई जाएं अथवा नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे ढंग से कैसे बनाया जाए, यह मूल रूप है या यह मुख्य बात है। तो बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करें
और बैठ करके हमने जो पढ़ाया है उसका अवलोकन करें, किताब खोल लें। ये भी देखिए कि हमने कहाँ से पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, इसको भी देखने का काम आप लोगों का है, केवल मेरा काम नहीं है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।